मेरा नाम रवि है और मैं देहरादून में रहता हूँ। ये घटना आज से ठीक 3 साल पहले घटी थी, जब मैं अपने शहर से दूर गांव में अपनी पुरखों की ज़मीन देखने गया था। मैं उस ज़मीन को बेचकर अपने लिए एक अपार्टमेंट लेने की सोच रहा था। मैंने पिताजी से इस बारे में बात की और वो भी मान गए, जिसके बाद मैं अपनी बाइक के साथ उस गांव की ओर निकल पड़ा। देहरादून बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन इससे भी खूबसूरत थे वो रास्ते जिनसे होकर मैं अपने गांव की तरफ जा रहा था। शाम का समय था, सुनसान सा रास्ता, कभी तेज तो कभी धीमी धीमी हवाएं चलती। ऐसा लग रहा था कि मानो मेरे काम से जुड़ी सारी थकावट यहाँ की हवाएं दूर करने की फिराक में है। मैं बहुत शांत आसपास की चीज़ों का लुत्फ उठाते हुए आगे बढ़ता जा रहा था कि तभी अचानक से मौसम में खराबी होना शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी भी वक्त यहाँ बारिश हो सकती है। मैंने आसपास कोई जगह तलाशने की कोशिश की, लेकिन आसपास बस जंगलों के अलावा कुछ भी नहीं था। मौसम भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा था। इसी वजह से मैंने अपनी बाइक की रफ्तार को और बढ़ा दिया, क्योंकि मैं ये सोच में पड़ गया कि ना जाने यहाँ कब बारिश शुरू हो जाए। बस फिर क्या था, मेरे सोचने ना सोचने से क्या होता है। आखिरकार बारिश शुरू हो ही गई। धीरे धीरे सड़क भी पूरी तरह से सुनसान और अंधेरे से भर चुकी थी। मैं बस भगवान से प्रार्थना कर ही रहा था कि कुछ भी हो जाए, पर मेरी बाइक बंद ना पड़ जाए, वरना मैं इस रास्ते में बहुत बुरा फंस जाऊंगा। ये सब सोचता हुआ मैं बाइक को तेजी से ले जाने लगा। चलते चलते इसी बीच मेरी नज़र सामने से आ रहे एक काले साए पर पड़ी। अचानक से मैंने अपनी बाइक का ब्रेक दबाया, जिसकी वजह से बारिश के कारण रोड में फिसलन थी और इस कारण मेरी बाइक वहाँ से घसीटते हुए थोड़ी दूर जा गिरी। बाइक गिरने की वजह से मुझे कुछ चोटें आई। मैं जल्दी से उठा और उसे देखने लगा, जो अभी अभी बस कुछ समय पहले ही मेरी बाइक से टकराते टकराते बचा। मैंने उसे देखा तो मैं दंग रह गया। वो कोई साया नहीं था, बल्कि एक आदमी था, जो कि इस वक्त न जाने क्यों सड़क पार करने की कोशिश में मेरी बाइक से टकराते टकराते बचा। शायद उस आदमी को भी कुछ चोटें आई थी। मैं तुरंत ही उसके पास भागते हुए गया। मैंने उससे पूछा कि आप ठीक हो? ये कहते हुए मैंने उसे उठाने की कोशिश की। उस वक्त उस रास्ते पर दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। ऊपर से अंधेरा और बारिश में मैं बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। मैंने उसे धीरे से उठाया और उनसे पूछने लगा कि आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर उसने मुझसे कहा, पास ही एक लड़की के अंदर कोई साया आ चुका है। मैं ठीक उसे निकालने के लिए बस यहाँ से कुछ जड़ी बूटी लेने आया था, जो सिर्फ रात में ही अपना असर दिखाती हैं। मुझे उनकी बातों और पहनावों से लग रहा था कि जैसे कोई तांत्रिक हो। जिसके बाद वो मुझे कहने लगे कि गिरने की वजह से मेरे पैरों में चोट आ गई है। क्या तुम मुझे अपनी बाइक पर यहाँ के पास वाले शमशान तक छोड़ सकते हो? मुझे वहाँ जल्दी पहुँचना है, वरना कुछ अनहोनी हो सकती है। न जाने क्यों, पर मैंने अपना सिर उनकी ओर हाँ में हिलाया और कहने लगा, हाँ बिल्कुल, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैंने ठीक उस आदमी को अपनी बाइक पर बिठाया और सड़क से उतरकर एक कच्चे रास्ते से आगे जाने लगा। मुझे ये रास्ता पता नहीं था। मैं बस उस तांत्रिक के बताए रास्ते पर चलता चला गया। धीरे धीरे बारिश भी बंद हो गई। अब बस कुछ बचा था, तो वो था अंधेरा, और इस अंधेरे में मेंढकों की आवाज़। थोड़ी ही देर में मैं एक सुनसान से शमशान के पास पहुंचा। मैं जैसे ही आगे बढ़ा,
तो मुझे वहाँ के कुछ लोग एक लड़की के साथ दिखे। वो सभी लोग उस लड़की को कसकर पकड़े रखे थे। सभी के चेहरों में डर साफ साफ झलक रहा था। जैसे ही मेरी बाइक वहाँ तक पहुँची तो तांत्रिक ने मुझे बाइक रोकने को कहा। मैंने तुरंत ब्रेक दबाया और अपनी बाइक को वहीं पर ही रोक दिया। तांत्रिक अभी बाइक से उतर ही रहा था कि तभी उन्हीं में से एक आदमी अपने हाथ पैर जोड़कर उस तांत्रिक की तरफ भागे चले आए। पास पहुंचकर उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा, हमार बिटिया को बचाई लो, जल्दी आओ बाबा, जल्दी देखो ना, वो बहुत ही अजीब सा कर रही है। ये सुनते ही वो तांत्रिक झट से मेरी बाइक से उतरकर लोगों की तरफ जाने लगा। पर अब मैं यहाँ पूरी तरह से आज़ाद था। चाहता तो वापस अपने रास्ते से घर जा सकता था, लेकिन फिर अचानक से ना जाने क्या हुआ कि मेरे मन में यही कुछ देर रुककर इन चीज़ों को देखने का सवाल उत्पन्न हुआ। धीरे धीरे मैं भी उन सब की तरफ बढ़ने लगा और थोड़ी दूर जाकर वहीं पर बैठ गया। वहाँ पर एक अग्निकुंड जल रहा था। मैंने देखा कि वो तांत्रिक ने अपने झोले से कुछ निकाला और उसे अपने हाथों में मसल कर वहीं पर रख दिया। थोड़ी ही देर में उसने एक नींबू को निकाला और फिर उस नींबू को अपने मुंह के पास लाकर कुछ मंत्र पढ़े। जैसे जैसे वो तांत्रिक अपने मंत्र पढ़ रहा था, वैसे वैसे वो लड़की अजीब सा झटपटाने लगी। देखते ही देखते उस लड़की को पकड़े रखना उन लोगों के बस से बाहर होता जा रहा था। जिस पर उस तांत्रिक ने उस जड़ी बूटी को, जिसे अभी अपने हाथों से मसल कर बगल में रखा था, उसे उठाया और उस लड़की के चारों ओर से गहरा खींच डाला। मैं बस चुपचाप उनकी ओर देखता रहा। मुझे भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन फिर भी मेरा मन यहाँ से जाने को किया ही नहीं। मैं वहीं बैठा रहा। फिर उस तांत्रिक ने एक कील को नींबू में डाल दिया। ऐसा करते ही वो लड़की दर्द के मारे चीखने चिल्लाने लगी। अब वो ऐसा कर रही थी जैसे उसके अंदर से भूत निकल गया हो। वो आसपास बैठे लोगों से खुद को बचाने के लिए कहने लगी। वो कहने लगी कि बाबा मुझे बचा लो, किसी भी तरह मुझे बचा लो। उस लड़की की आवाज़ से ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल ठीक हो गई हो। लेकिन उस तांत्रिक ने कहा कि गलती से भी उस रेखा के पास मत जाना, ये सब उस आत्मा की चाल है। इतना कहकर वो तांत्रिक वापस से अपनी तंत्र विद्या में खो गए। फिर वो लड़की और जोर जोर से रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। आसपास के सारे लोगों को अब उस लड़की पर दया आने लगी। यह देखकर वो तांत्रिक से कहने लगे, बाबा लगता है अब मेरी बिटिया ठीक है, आप रोक दो ये सब। इतना सुनते ही वो तांत्रिक उनसे चुप रहने को कहकर वापस से अपने काम में लग गए। वो लड़की यूं ही तड़पती रही। थोड़ी देर बाद मुझसे रहा नहीं गया। मैंने तुरंत उनसे कहा कि आपकी बेटी ठीक हो गई है, अब इसको उस घेरे से बाहर निकालो वरना ये मर जाएगी। पर मेरी बात यहाँ कोई सुनने वाला नहीं था। वो लगातार अजीब अजीब से मंत्र पढ़ रहा था और बीच बीच में कुछ चीज़ उस हवन कुंड में डाल रहा था। लड़की उनके सामने तड़पती रही, पर एक समय बाद मेरे सब्र का बांध टूट गया। मैंने जोर से चिल्लाकर कहा, आप सबको दिखता नहीं ये कैसे इस लड़की को टॉर्चर कर रहे हो? अगर उसे कुछ हो गया तो? मुझे तुरंत वहाँ के लोगों ने शांत करने की कोशिश की। मैं गुस्से में वहाँ पर बैठा कि तभी उस लड़की ने मेरी ओर ममता भरी निगाहों से देखा और रोने लगी। मैं खुद को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करने लगा। वो लड़की रोती रही और वो तांत्रिक अपनी मंत्र विद्या को पूरा करने में लगा हुआ था। मुझे एक बेचैनी खाई जा रही थी। मुझसे रहा ना गया और उस लड़की के पास में बनी लाइन को मिटाने लगा। मुझे तुरंत आसपास के लोगों ने पकड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
वो लकीर मिट चुकी थी। मैं खुश हो गया कि आखिरकार मैंने उस लड़की को बचा लिया। वो लड़की धीरे से उस घेरे के बाहर आई और उसके बाद जो हुआ उसे मेरे तो क्या, वहाँ खड़े सभी लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। उस लड़की की वो भोली सूरत देखते ही देखते एक भयानक रूप में बदल गई। मैंने जब उसकी ओर देखा तो उसकी आंखें अचानक से पूरी लाल हो गई। ऐसा होते ही सब लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन वो आत्मा ने जाने क्या किया था कि कोई भी वहां से बाहर नहीं जा पा रहा था। सब लोग बाहर भागने की कोशिश में थे कि अचानक से एक आदमी के मुंह से खून आने लगा। ऐसा देखकर मानो जैसे मैं पत्थर की मूरत बन गया कि तभी मैंने अपने आसपास उस तांत्रिक को ढूंढने लगा, लेकिन वो तांत्रिक वहां था ही नहीं। वो लड़की अब अजीब तरीके से बैठकर हंसते जा रही थी। धीरे धीरे वहां के लोगों के मुंह से खून आने लगा। मेरी आंखें विश्वास नहीं कर पा रही थी। मैं तुरंत वहां से भागकर अपनी बाइक पर बैठा और वहां से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैंने दोबारा कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं समझ गया कि अब मुझे अकेले ही यहाँ से भागना चाहिए, वरना मेरी गलती मुझ पर ही भारी पड़ने वाली थी। मैं तुरंत भागकर जंगलों में छुप गया। मेरी सांसें ऐसे लग रही थी मानो उखड़ने लगी हो। फिर भी मैंने वहीं आसपास उस तांत्रिक को बैठे देखा। मैंने तुरंत उनसे मदद मांगी तो उन्होंने कुछ मंत्र पढ़ते हुए मुझे एक और आने का इशारा किया। मैं भी बिना देरी किए उधर ही भागने लगा। थोड़ी ही दूरी पर मुझे एक घर दिखाई दिया, जहाँ जाकर मैंने उन्हें सारी बात बताई। मैं पूरी रात डरा सहमा वहीं पर रुका हुआ था। सुबह होते ही मैंने अपनी बाइक की चाबी देते हुए उनसे अपनी बाइक मंगवा ली। मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैंने इस बारे में किसी से कोई बात नहीं की। मैं तो उस जगह भी जाना नहीं चाहता था। ना जाने उस लड़के और उसके परिवार वालों के साथ रात में क्या हुआ होगा। मैं चुपचाप वहाँ से डरते हुए सीधा अपने घर आ पहुँचा। उस दिन के बाद आज तक मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं दोबारा उस रास्ते में वापस जाऊँ।